आगे के पार्ट में देखते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। हमने पढ़ा कि उस समय कांग्रेस प्रणाली ही थी, यानी कि सर्वत्र कांग्रेस छाई हुई थी। अब हमारा टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्ष पार्टियां नहीं थी। भाई कांग्रेस चारों तरफ अपना वर्चस्व फैला रखा था, कांग्रेस छाई हुई थी, पर यह भी अर्थ नहीं था कि विपक्ष में पार्टी नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्ष पार्टियां थी। यानी कि लोकतंत्र में यह निश्चित होता है कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो भारत के अंदर कांग्रेस सबसे ऊपर पार्टी थी और विपक्ष में भी काफ़ी पार्टियां उस समय थी। इसमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। पहला आम चुनाव 1952, उससे पहले बन गई थी कई विपक्ष की पार्टियां, और इनमें से कुछ 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी विपक्ष की पार्टियों ने निभाई है। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। आज जो हम अलग अलग प्रकार की पार्टियां देख रहे हैं, 1950 के दशक में ये पार्टियां किसी न किसी अलग पार्टियों के अंदर निहित थी। बाद में ये अलग अलग होकर अलग अलग पार्टियां बनी। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा या फिर विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। विपक्षी पार्टियां थी लेकिन इनको ज़बरदस्त सीटें नहीं मिली, ना तो लोकसभा में मिली ना मिली विधानसभा में। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। कांग्रेस के अलावा विभिन्न पार्टियां मौजूद रही, उन पार्टियों ने भी चुनाव जीते, नाम मात्र उनको सीटें मिली। इससे सिद्ध होता है कि भारत का लोकतंत्र उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ था, उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं था। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित इन्होंने आलोचना भी की। भाई कांग्रेस विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है, जो शासन कर रही है, उनकी कमियों को निकालना, कमियों को उजागर करना, प्रकट करना होता है। तो उस समय में भी विपक्षी पार्टियां जो थी वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रही थी। इस आलोचना में सिद्धांत का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को, आगे पेज घुमाइए, जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका भी निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंडरलाइन कर लो, जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। सोशलिस्ट पार्टी विपक्ष की पार्टी थी, कांग्रेस अलग पार्टी थी, फिर भी इनमें प्रेम था। आज की तरह राजनीति कटुतापूर्ण नहीं थी। ईर्ष्या, ये सिस्टम जो आज की राजनीति में हमें दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, वो पहले की राजनीति में नहीं था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उनके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। भाई जो विपक्ष के नेता थे उनसे भी सत्ताधारी पार्टी प्रेम करती थी, स्नेह का भाव रखती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे अलग अलग पार्टियों में कंपटीशन बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो ये प्रेम जो था, ये प्रेम की जो भावना थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कि आज की राजनीति में होता है। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग
आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। ये हमने पढ़ा है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को लेकर कांग्रेस चलती थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। भाई मेन रीज़न क्या था कि कांग्रेस इतनी ज़्यादा लोकप्रिय रही? क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये कारण था कि कांग्रेस को हर जनमानस चाहता था, पसंद करता था। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलने लग गया। बार बार वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर पहले क्या था, सभी वर्गों को, सभी हित के लोगों को, सभी समूहों को, सब लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता थी। जैसे जैसे ये क्षमता घटी, विपक्ष की पार्टियां आगे बढ़ना शुरू हो गई। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्से में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा, जिसमें एक ही पार्टी के बारे में ज़्यादातर बताया गया, कांग्रेस के बारे में बताया गया। और कांग्रेस प्रणाली, यूं कि पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन चला, एक ही पार्टी ने राज किया, वो थी कांग्रेस। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।